गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। तो फटाफट हम लोग, अगर तुमने थोड़ी पढ़ाई की होगी, एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा बेटा, तो हम लोग फटाफट आज एंजाइम से रिलेटेड डाउट कर लें। उसके बाद में प्रोटीन को करेंगे कंप्लीट, देन द कार्बोहाइड्रेट ना। तो चलो फटाफट, जिस जिस बच्चे ने पढ़ा होगा या प्रीवियस डाउट होंगे प्लांट फिजियोलॉजी के या सेल के, उसको भी कर लेते। तो देखे किसी बच्चों का क्या क्या है। गुड मॉर्निंग अश्मिता, यशी, राज। चलो बेटा फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर दे। स्नेहल, तो कल पढ़ाई की थी बायोमोलिकुल्स की, एनसीईआरटी कुछ पढ़ा? गुड मॉर्निंग अमातुल्ला। ठीक है बेटा, तो क्या क्या डाउट है? कुछ क्वेश्चन वोश्चन बनाए थे प्रीवियस ईयर के एंजाइम से रिलेटेड? गुड मॉर्निंग केशव। ईशा गुड मॉर्निंग बेटा। चलो फटाफट अब हम लोग करें बेटा। ठीक है, हिमांशु भी आ गए। हिमांशु, आवाज आ रही है? ठीक है। रिकॉर्डिंग पे चला गया है क्या लेक्चर? मुझे तो लगता है शायद नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग पे आप डाल देंगे। ठीक। चलो बेटा आप फटाफट बताओ एंजाइम्स वाले में कौन कौन से डाउट रह गए थे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। फटाफट एंजाइम्स के डाउट पे आ जाओ। साक्षी गुड मॉर्निंग, फटाफट डाउट्स करे एंजाइम से रिलेटेड। चलो मुझे बताओ फटाफट। चलो मैं पूछ लेता हूं, मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, फटाफट चलो। मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं एंजाइम से रिलेटेड, मैं 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, सब भी फटाफट फटाफट आप टाइप करो। बहुत बच्चों ने बता भी दिया। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम गायत्री, व्हाट इज अ सेक्रेटीन? इट इज अ जाइमेज। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम जाइमेज। ठीक है, सेकंड बताओ बेटा, ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो कि प्रोटीन से नहीं बने हैं। नेम द एंजाइम विच इज नॉट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। वैसे एंजाइम का नाम बताएं जो कि प्रोटीन से नहीं बना होगा। ठीक है। तीसरा बेटा, एंजाइम एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग। ये आएगा, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग। एंजाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग। ठीक है, बस एक ही बच्चे ने, नितेश ने अभी केवल बताया। चलो ठीक है, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए, एंजाइम को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने
एंजाइम को कितने क्लास में डिवाइड किया है? किसने 4 लिखा है बेटा? वही तो 4 डिजिट नंबर में था। एंजाइम कमीशन नंबर था बेटा, वो 4 डिजिट के थे। क्लास 6 होंगे, क्लास इज 6, बट एंजाइम कमीशन नंबर 4 डिजिट का कंसिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम? ये पिछले साल नीट का भी क्वेश्चन था, कई बार पूछे गए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम? प्रिया ने सबसे पहले बताया, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली होगा एंड कोएंजाइम विल बी लूजली अटैच्ड। चलो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बेटा, फास्टेस्ट एंजाइम कौन है और उसका रेट कितना है बेटा? ये 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? फास्टेस्ट एंजाइम का नाम बताना है और वो एंजाइम 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मैं 1 मिनट का डाटा पूछ रहा हूं आपसे। गलत है, गलत है, डाटा सबका गलत है। एंजाइम का नाम सही है बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और डाटा सबका गलत है। किसी ने भी करेक्ट डाटा नहीं दिया, सबके डाटा में बेटा सभी के गलत है। हाँ, नितेश का सही है। आपको मैंने क्या पूछा था? 10 टाइम्स, क्या मजाक है? प्रिया, मैंने कब बोला है 10 टाइम्स? मैंने ये बोला था 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज करेगा। यशी 10 टाइम्स क्या है? नितेश ने सही दिया बेटा, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा। तो मुझे 1 मिनट का डाटा आपसे पूछा था, तो 6 लाख इंटू 60 करना था, 10 मिलियन टाइम। करेक्ट है, लेकिन मैंने पूछा था बेटा 1 मिनट में कितने को कन्वर्ट करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए था बेटा 6 लाख मॉलिक्यूल इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 60। 1 सेकेंड का डाटा एनसीईआरटी में है, 1 मिनट का मैंने पूछा था, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलो ठीक है बेटा, यानी कि यहां तक याद है चीजें। ऐसे एंजाइम का नाम बताइए बेटा जो नॉन स्पेसिफिक नेचर शो करेगा। ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो स्पेसिफिक नेचर नहीं शो करता बेटा, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जबकि एनसीईआरटी लिखता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर स्पेसिफिक। नितेश ने सही बताया बेटा, जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम जो होते हैं बेटा, वो जनरली नॉन स्पेसिफिक होते हैं। चलो नेक्स्ट, लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दिया था? लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दिया था? सभी बच्चों को याद करवा दिया है मैंने, कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जो बोलेगा सर नहीं याद है। अब बेटा गड़बड़ नहीं करो अदिति, बेटा मैंने बोला था लॉक एंड की बेटा वो देगा इमल फिशर, और जो बेटा इंड्यूस फिट मॉडल था बेटा वो देगा कॉसलैंड ना, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था बेटा। ठीक, चलो बेटा फटाफट मुझे बताइए बेटा 2 एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। ऐसे एग्जाम्पल बताइए बेटा जहां पर एंजाइम को ब्लॉक करेंगे बाय द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को कौन करेगा? मैलोनेट करेक्ट है। दूसरा कोई बताएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को मैलोनेट करेगा। एक और मैंने बताया था, जो मैंने बोला था केमिस्ट्री से मैंने लिया है, ठीक है।
गिव द एग्जांपल बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव। प्रिया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव के थे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नॉन कॉम्पिटिटिव का होगा बेटा जो साइनाइड से होगा। चलो ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलो कोई बच्चा मुझे बताएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा ईटीएस का? कोई बच्चा मुझे बताएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का? ठीक है बेटा, याद है, करेक्ट है। कोई बच्चा मुझे बताएगा एक एनएडीएच से कितने एटीपी बनेंगे? ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक एनएडीएच से कितने एटीपी बनेंगे? ठीक है बेटा, 3 एटीपी, करेक्ट है। चलो अब मुझे ये बताओ बेटा जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम? जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम? मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल बताए थे बेटा, अगर तुम पिछले क्लास को थोड़ा सा याद किया होगा तो मैंने 3 एग्जांपल बताए थे बेटा, एनसीईआरटी में 2 ही है। 3 एग्जांपल बताइए बेटा एंजाइम का नाम जिसमें को फैक्टर के तरह कौन रोल प्ले करेगा बेटा? जिंक, करेक्ट है बेटा। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, क्लियर है, यानी सभी को लगभग एंजाइम से। चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा, केम वैल्यू क्या चीज डिनोट करेगा? द केम वैल्यू डिनोट्स, ये आता है बेटा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। केम वैल्यू किस चीज को डिनोट करेगा बेटा? एंजाइम का केम वैल्यू अगर कम है तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एफिनिटी विथ सबस्ट्रेट। ध्यान से देखो, जिस एंजाइम की बेटा केम वैल्यू कम होगा यानी उसकी एफिनिटी ज्यादा होगा बेटा, वो वीमैक्स पे जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, चलो यहां मुझे बताओ लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर होगा क्या? लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं? एंजाइम विल डीनेचर एट द लो टेम्परेचर। क्या होगा बेटा? तो लो टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होगा तो क्या होगा? दे विल बिकम इनएक्टिव, दे विल बिकम इनएक्टिव बेटा। ठीक है, एंड एट द हाई पीएच एंड द लो पीएच एंजाइम विल इनएक्टिव और डीनेचर? at the high pH or low pH the enzyme will inactive or denature। ठीक है, यानी कि एंजाइम तुमने अच्छे खासे कर लिए। किसी बच्चे ने अभी तक कोई गलत आंसर नहीं दिया, सबने ठीक ठाक दिया, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, दे विल डीनेचर्ड, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते। एंजाइम्स प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। एंजाइम्स आर मेनली मेड अप ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? आंसर इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ ऐसे एंजाइम्स का नाम बताइए बेटा जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव होगा। नेम सम एंजाइम विच इज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। Name some enzyme which active at high temperature। Name some enzyme बेटा जो कि एसिडिक कंडीशन में भी एक्टिव होगा। ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो एसिडिक कंडीशन में भी एक्टिव होगा। नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हाईली एसिडिक कंडीशन पे भी काम। ट्रिप्सिन तो बेसिक कंडीशन में काम करता है अदिति, 8.5 पे। मैंने बोला हाईली एसिडिक कंडीशन में वो एक्टिव होगा और वो एसिडिक कंडीशन में ही काम करेगा। बहुत ही आसान है, क्लास 9th वाला है। आंसर इज द पेप्सिन, आंसर इज द पेप्सिन। ये हाईली एसिडिक कंडीशन पे भी अपने आप को एक्टिव रहेगा, ये फंक्शनल रहेगा। चलो तो मेरे में से याद है। चलो मैं थोड़ा सा और टेस्ट तुम्हारा लेता हूं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ 4 एलिमेंट, गिव द 4 एग्जाम्पल ऑफ
4 बेनिफिशियल एलिमेंट। चलो मैं आज टेस्ट लेता हूं तुम लोगों का, देखता हूं कितना बच्चे पढ़ते हैं। मुझे 4 एग्जाम्पल बताइए बेटा जो बेनिफिशियल एलिमेंट है। गिव द 4 एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट। याद रखना मैंने ट्रिक क्या बताया था बेटा, 3 उसमें से एस से स्टार्ट होगा, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन एंड द कोबाल्ट। ठीक है बेटा। व्हाट इज द ट्रेस एलिमेंट बेटा, ट्रेस, TRACE, क्वेश्चन आया है बेटा नीट में। व्हाट इज द ट्रेस एलिमेंट, बस मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए। ट्रेस एलिमेंट किसे कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा है, माइक्रो को ही ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। मुझे बेटा ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो प्लांट के अंदर में इमोबाइल होगा, वो ओल्डर से यंगर स्टेज पे, ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, करेक्ट है, कैल्शियम। कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर मैग्नीज की, मैग्नीशियम नहीं बोल रहा हूं, मैग्नीज की कंसंट्रेशन क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, जितना प्लांट को रिक्वायर था उससे ज्यादा हो जाए, तो प्लांट में कौन सा डिजीज होगा? ठीक है बेटा, अगर मैग्नीज की कंसंट्रेशन बेटा, एमएन का कंसंट्रेशन क्रिटिकल से ज्यादा कर देंगे तो दे विल बिकम टॉक्सिक। इस टॉक्सिक से बेटा कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा सिम्टम होगा बेटा प्लांट के ऊपर? नहीं बेटा, क्लोरोसिस गलत है बेटा। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। हाँ बेटा, जिसने बोला बेटा दे विल शो द ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, याद करो ना एनसीईआरटी में नहीं था, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। इसके अंदर मेनली बेटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर बेटा आयरन और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, कैल्शियम को ट्रांसलोकेशन को बेटा इनहिबिट करेगा, और एंजाइम के एक्टिवेशन को बेटा इनहिबिट करेगा। यही तो था ना? ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, यहां तक तुम्हें याद है। चलो फटाफट मुझे बताओ, ऐसे 3 बैक्टीरिया का नाम बताओ बेटा, ऐसे 3 बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि फ्री लिविंग है और एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा। 3 एग्जांपल ऐसे बैक्टीरिया का नाम जो एनएरोबिक कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। आई थिंक सभी ने गलत बताया। सियाली, ये राइबोसोम कहां से आ गया? मैंने तो पहली बार नाम सुना है बेटा राइबोसोम का, कि कोई बैक्टीरिया भी है। बेटा मैंने आपको बताया था अर्शिया, मैंने पिछले क्लास में अगर तुमने किया होगा बेटा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, एरोबिक और एनारोबिक को नहीं बताया था बेटा, एक ट्रिक से तुम्हें नहीं बताया था, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक का बेटा एग्जांपल था RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, याद आ रहा है? R फॉर रोडोस्पाइरुलम, C फॉर क्लॉस्ट्रीडियम और B फॉर बेटा बैसिलस। ठीक है, RCB। और इधर एरोबिक में थे बेटा A एंड B, AB डिविलियर्स वाले, A फॉर एजोटोबैक्टर और B फॉर बेटा बीजरनेकिया। मैंने बताया था बेटा, याद करो, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो? RCB याद करना था। ठीक है, मुझे ऐसे प्लांट का नाम बताइए बेटा। ठीक है सियाली, कोई टेंशन नहीं है, सीखने के लिए तो आए हैं। हाँ बेटा, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए बेटा, ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है और नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है। ऐसे प्लांट का नाम जो कि नॉन लेग्यूमिनस है, लेग्यूम प्लांट नहीं है बेटा, दलहन वाले नहीं है, दाल बनाने वाले नहीं है, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। बेटा वो बैक्टीरिया, नॉस्टॉक इज अ बैक्टीरिया बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोबैक्टीरिया। मैं प्लांट का नाम पूछ रहा हूं, मैं प्लांट का नाम। एनसीईआरटी में एक ही है बेटा, अल्नस, एनसीईआरटी में एक ही है बेटा, अल्नस। लेकिन मैंने तुम्हें 2 और बताए थे, कैजुरीना, कैजुरीना
और मिरिका, कैजुरीना एंड मिरिका। अल्नस एनसीईआरटी में बेटा मेरे तरफ से याद कर लेना, कैजुरीना और मिरिका, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो सिम्बायोटिक के साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम जो किसी प्लांट के साथ मिलकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा, ठीक है। आंसर इज बेटा दोनों होंगे, एनाबेना भी और नॉस्टॉक भी, दोनों होंगे बेटा। एनाबेना भी होगा और नॉस्टॉक भी होगा। एनाबेना बेटा, एनाबेना बेटा साइकस के रूट के साथ करेगा। एनाबेना विल एसोसिएट विद द रूट ऑफ साइकस। एनाबेना इज एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ साइकस, कोरोलोइड रूट। और एनाबेना बेटा एक एजोला प्लांट होता है, फर्न, टेरिडोफाइट, उसके साथ भी एसोसिएट होकर के करेगा। क्लियर है ना। और नॉस्टॉक बेटा कुछ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, कुछ उनके मेंबर के साथ भी परफॉर्म करता है बेटा। तो नॉस्टॉक एनाबेना दोनों करते हैं। चलो मुझे बताओ बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नोड्यूल्स के अंदर एनएरोबिक कंडीशन चाहिए बेटा, ऑक्सीजन एब्सेंट चाहिए। तो बैक्टीरिया और प्लांट मिलकर के कौन सा पिगमेंट बनाएंगे जिससे कि वो एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर सके। आई थिंक देखो सभी बच्चे का आंसर आ गया, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, बैक्टीरिया के पास में कौन सा एंजाइम है, बैक्टीरिया के पास में कौन सा एंजाइम है जिसके हेल्प से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बैक्टीरिया के पास में कौन सा एंजाइम है जिसके हेल्प से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आंसर इज अ करेक्ट बेटा, नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस को एक्टिव करने में उसका एक पार्ट है बेटा नाइट्रोजिनेस एंजाइम, उसमें कोफैक्टर कौन है बताएगा कोई। नाइट्रोजिनेस का कोफैक्टर कौन है। करेक्ट है बेटा, मोलिब्डेनम, ठीक है बेटा। एफी ये भी करेक्ट है बेटा, मोलिब्डेनम, ठीक है। अब मुझे बताएगा कोई बेटा, अगर मुझे एक अमोनिया बनाना है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, मुझे कितने एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। देखो बेटा किसी का भी गलत नहीं है, सभी बच्चे का आंसर सही है, 8 एटीपी। चलो बेटा, ये बेटा एटीपी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एटीपी चाहिए बेटा, ये एटीपी कौन देगा, कहां से आएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़ा एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए, तो ये एटीपी कौन देगा बेटा, बैक्टीरिया देगा या होस्ट देगा। तो देखो नितेश ने बताया, यानी तुम लोग एकदम करेक्ट वे में एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, एकदम एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, होस्ट रिस्पिरेशन, ठीक है बेटा। चलो मुझे सेकंड बताओ बेटा, अब इस अमोनिया बेटा, अमोनिया तो टॉक्सिक होता है, अमोनिया राइजोबियम ने अमोनिया बना दिया बेटा, लेकिन अमोनिया तो टॉक्सिक है। तो इस अमोनियम आयन का बेटा क्या किया जाएगा, व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया। प्लांट क्या करेगा बेटे ढेर सारे अमोनिया का, ये तो जबकि टॉक्सिक चीज है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया। सेल में क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, अमोनिया बन गया, होगा क्या इसका। तो बोलेंगे सर दो प्रोसेस, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा ध्यान से सुनो। अगर सेल में अमोनिया ढेर सारा बन गया, अमोनिया तो टॉक्सिक है, तो वो क्या करेगा बेटा, सेल में एमाइनो एसिड तैयार करने में यूटिलाइज होगा, सेल में एमाइनो एसिड बनाने में यूटिलाइज होगा। कैसे बनेगा बेटा एमाइनो एसिड, ट्रांस एमिनेशन के थ्रू और रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू। तो सेल में अगर एमाइनो एसिड का अमाउंट कम है तो क्या करेगा बेटा, एमाइनो एसिड बनाने में अमोनिया का यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर सेल में ऑलरेडी एमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में है तो एमाइनो एसिड नहीं बनाना बेटा, हमें क्या बनाना है बेटा, एमाइड बनाना है। इसे कहेंगे बेटा एमिडेशन, हमें एमाइड बनाना है। कोई बच्चा फटाफट मुझे बताएगा दो ऐसे एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम।
दो एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। दो ऐसे एमाइनो एसिड का नाम बताइए बेटा जिसमें एमाइड फंक्शन एमाइड पाए जाएंगे बेटा। ग्लाइसिन, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है बेटा, सभी का करेक्ट है। स्पैराजी ए सिस्टीन किसने लिख दिया? नहीं बेटा, वो सल्फर कंटेनिंग है। सिस्टीन और मिथियोनिन बेटा सल्फर कंटेनिंग है। मैंने पूछा एमाइड कंटेनिंग बेटा, स्पैराजीन एंड द ग्लूटामिन, स्पैराजीन एंड द ग्लूटामिन। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ बेटा, सोयाबीन प्लांट में एमाइड नहीं बनता बेटा, एमाइड नहीं बनता। उसमें अमोनियम आयन का क्या यूज होगा, वो क्या चीज बनाएगा बेटा इन द सोयाबीन प्लांट? वहां एमाइड नहीं बनते बेटा, वहां पास इस अमोनियम आयन का किसी और चीज में यूटिलाइजेशन होगा। क्या बनाएगा बेटा? तो जिस बच्चे ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एकदम क्लियर है बेटा, यूरियाइड्स। ठीक है, चलो बेटा एक और क्वेश्चन। किसने पहली बार हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया? किसने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दिया? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा ईमानदारी से तो आपके पास आंसर भी है। चलो बेटा फटाफट बताओ। जूलियस वॉन सैक, करेक्ट है बेटा, जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक। ठीक है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? ठीक है, के प्लस एंड द सीएल माइनस। एनसीईआरटी देखो बेटा, केवल पोटेशियम आयन, केवल पोटेशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हार्मोन बनाना बेटा मुझे ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन बनाने में, ऑक्सीन हार्मोन बनाने में किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन? करेक्ट है बेटा, आंसर इज द जिंक। किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा पॉलन ट्यूब बनाने में? पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो स्टिग्मा पे होगा उसके लिए किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन? आंसर इज द बोरॉन। देखो बेटा सभी ने आंसर किया है, यानी सभी ने पढ़ाई की है। अब बताओ बेटा, किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी साइटोक्रोम बनाने में? साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है बेटा, तो साइटोक्रोम को बनाने में किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज आयरन। लेकिन एक ऐसा साइटोक्रोम का नाम बताइए जिसमें आयरन के अलावा कॉपर भी है। ऐसे साइटोक्रोम का नाम बताइए जिसमें आयरन के अलावा कॉपर भी है। ठीक है, करेक्ट है बेटा, साइटोक्रोम A3, आयरन के अलावा बेटा कॉपर भी होगा, साइटोक्रोम A3। यानी ठीक तो है यार, तुम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हो। चलो और थोड़ा सा टेस्ट में लेता हूं। कौन सा हार्मोन बेटा गैसियस नेचर का होगा? चलो मैं इससे भी टेस्ट लेता हूं तुम लोगों का थोड़ा। विच हार्मोन इज गैसियस इन नेचर? इथाइलिन। किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है बेटा सीड जर्मिनेशन में? फटाफट सभी को ही बेटा, ऐसे ही याद होता है, ऐसा नहीं कि तुम बस बुक पढ़ते जा रहे हो, याद नहीं होता बेटा। नहीं बेटा, किसने ऑक्सीजन लिखा? खुशनूद, ये क्या मजाक है? मैंने कब बता दिया बेटा ऑक्सीजन सीड के जर्मिनेशन कराएगा? नहीं बेटा, ये बहुत ही गलत चीज। इथाइलिन मैंने कब बताया? मैंने बोला था बेटा सीड को जर्मिनेट करने में मेनली जिब्रेलिक एसिड होगा, लेकिन एनसीईआरटी में सीड जर्मिनेशन ऑफ पीनट, पीनट के सीड जर्मिनेशन में बेटा इथाइलिन है, लेकिन मेनली कौन होगा बेटा? जिब्रेलिक एसिड, GA, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा हार्मोन सीड के जर्मिनेशन को रोकेगा, यानी डोरमेंसी को लीड करेगा? विच विल प्रिवेंट द सीड जर्मिनेशन? विच हार्मोन विल प्रिवेंट द सीड जर्मिनेशन?
आंसर करेक्ट है बेटा, एब्सिसिक एसिड, इट इज अ करेक्ट बिट। चलो, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? सभी का आंसर करेक्ट है बेटा। विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। कौन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को लीड करेगा? कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को लीड करेगा? नहीं, साइटोकाइनिन क्यों करेगा? साइटोकाइनिन मैंने कब बता दिया? मैंने एपिकल डोमिनेंस को लीड करेगा ना, तो एपिकल डोमिनेंस को लीड करेगा बेटा, वो होगा ऑक्सीन। और एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा, उसके इफेक्ट को नलिफाई करेगा, वो है बेटा साइटोकाइनिन ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल से वर्ड है। ठीक है, ये बताओ बेटा, व्हाट इज द डीकैपिटेशन? व्हाट इज द डीकैपिटेशन? व्हाट इज द डीकैपिटेशन? ये एनसीईआरटी के वर्ड्स है। व्हाट इज द डीकैपिटेशन? रिमूवल ऑफ एपिकल बड, रिमूवल ऑफ एपिकल बड। ठीक है, मुझे बताओ, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर, which hormone is essential for flowering in pineapple? Which hormone is essential for flowering in pineapple? देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर करता है। मैंने बोला था बेटा थोड़ा ध्यान से को करना था। हाँ, अदिति ने ये सही किया है बेटा, अदिति चौहान। ऑक्सीन एंड, ऑक्सीन के साथ साथ बेटा इथाइलिन भी है, ऑक्सीन एंड इथाइलिन बोथ, बोला था ना मैंने। ठीक है, ऑक्सीन एंड इथाइलिन। चलो, अब मुझे बताओ बेटा, कौन हार्मोन बेटा, कौन हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, एडवेंटिशियस शूट बनाएगा, नए फ्रूट बनाने में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा? साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीन हार्मोन? थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी कर ले। हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीन हार्मोन? Who discovered the auxin hormone? Who discovered the auxin hormone? किस साइंटिस्ट ने ऑक्सीन हार्मोन को डिस्कवर्ड किया, उसको नेमिंग दिया, उसे आइसोलेट किया फ्रॉम द ओट सीडलिंग, फ्रॉम द एविना सटाइवा प्लांट? करेक्ट है बेटा, आंसर इज द एफडब्ल्यू वेंट, आंसर इज द एफडब्ल्यू वेंट, करेक्ट है। किस साइंटिस्ट ने फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म पे वर्कआउट किया था बेटा? बेंडिंग, लाइट की तरफ बेंड कर गया था। किस साइंटिस्ट ने पहली बार कैनरी ग्रास पे फोटोट्रोपिक मूवमेंट पे काम किया था? साइंटिस्ट का नाम बताइए। पहली बार कैनरी ग्रास पे किस साइंटिस्ट ने काम किया था फोटोट्रोपिज्म का? ठीक है बेटा, करेक्ट है, डार्विन एंड डार्विन। नहीं बेटा, गार्नर एंड एलार्ड बेटा फोटो पीरियोडिज्म था, फोटो पीरियोडिज्म था बेटा। मैंने कैनरी ग्रास पे नहीं बताया था फोटोट्रोपिक मूवमेंट, तुमने कर दिया फोटो पीरियोडिज्म का, डार्विन एंड डार्विन। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा कि जो बेटा जिब्रेलिक एसिड होता है उसका प्रिकर्सर कौन है? हु इज द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड? ये बताओ, तब मैं जानूं कि तुमने सही में एनसीईआरटी पढ़ा है। हु इज द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड? देखता हूं, कोई आंसर दो। एब्सिसिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। प्रिया, ये कौन सा आंसर है? अमातुल्ला, ये कौन सा आंसर है भाई कि जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड बनाएगा? द राइट आंसर इज द टर्पिन्स, राइट आंसर इज द टर्पिन्स बेटा। इन स्टार्टिंग में जहां पर ऑक्सीन हार्मोन के बारे में दिया है बेटा, उसके ऊपर में देखना, वहां पर दिया टर्पिन्स ना। और इंडोल कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, बताओ? इंडोल कंपाउंड इज द प्रिकर्सर ऑफ, कौन बनाएगा? इंडोल कंपाउंड इज द प्रिकर्सर ऑफ, इंडोल कंपाउंड इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन। ठीक है बेटा। कैरेटिनोइड्स एक होता है ना बेटा पिगमेंट, कैरेटिनोइड्स कौन से हार्मोन का प्रिकर्सर है? कैरेटिनोइड्स इज द प्रिकर्सर ऑफ विच हार्मोन? आंसर इज द एब्सिसिक एसिड।
ठीक है, फटाफट बताइए बेटा, थ्री एग्जाम्पल ऑफ गिव मी 3 एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोफिली। मुझे 3 ऐसे प्लांट का नाम बताइए बेटा जिसमें 2 अलग अलग तरह के लीफ पाए जाते हैं, दे शो हेट्रोफिली। 2 अलग अलग तरह के लीफ पाए जाएंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने पूछा बेटा, तीनों का नाम आई थिंक मैंने कई बार बोला है। कोरिएंडर, लक्सपर, और दूसरा बेटा कौन सा था, बटरकप। ये 3 एग्जाम्पल थे। चलो बेटा, यानी कि याद है, लगभग बच्चों को चीजें याद है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट इज द वर्नलाइजेशन। मुझे बस बेटा 5 वर्ड में चाहिए। व्हाट इज द वर्नलाइजेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, ये कहानी वानी नहीं बताना है। व्हाट इज द वर्नलाइजेशन। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है। लो ट्रीटमेंट बेटा, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। कोल्ड ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, सीड को डोरमेंसी में लाने के लिए, सीड डोरमेंट है बेटा, तो एक फैक्टर तो बेटा एक्सटर्नल टेम्परेचर डिफरेंट है, बाहर में पानी की कमी है, एक फैक्टर। सीड कोट बेटा हार्ड है, ये भी एक फैक्टर। अंदर में इम्ब्रियो वो लेस डेवलप है, अभी इमैच्योर इम्ब्रियो है बेटा, सीड जर्मिनेट नहीं होगा, डोरमेंसी है। 3 केमिकल का नाम बताइए बेटा जो एनसीईआरटी में था। 3 इंटरनल कौन केमिकल है जो सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं। एक का नाम एब्सिसिक एसिड था, 2 का नाम और बताइए। जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसी को आता होगा। 3 ऐसे केमिकल्स का नाम बताइए। हाँ बेटा, जिसने बोला फिनोलिक एसिड, पारास्कॉर्बिक एसिड, तो देखो ये होता है बेटा रियल में एनसीईआरटी पढ़ना। जिस बच्चों ने एकदम ध्यान से पढ़ा होगा बेटा उसी को मालूम होगा। ऊपर सरफेस से पढ़ोगे बेटा एब्सिसिक एसिड केवल मिलेगा तुम्हें, तो ये करेक्ट है। पारास्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड द एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटा, क्लियर, यानी कि तुम्हें अच्छे से आता है। किसने पहली बार फोटो पीरियोडिज्म पे काम किया, साइंटिस्ट का नाम बताइए। 2 साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने फोटो पीरियोडिज्म पे काम किया, पहले भी बताया था, और एक लड़की ने गलती से लिख भी दिया था। किस 2 साइंटिस्ट ने फोटो पीरियोडिज्म पे काम किया था, 2 साइंटिस्ट का नाम बताइए बेटा। गार्डनर नहीं बेटा, गार्नर एंड इलार्ड। किस प्लांट पे काम किया था, उस प्लांट का नाम बताइए। उस प्लांट का नाम बताइए बेटा जिस पे गार्नर ने, इलार्ड ने काम किया था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आंसर इज द टोबैको प्लांट ना, टोबैको प्लांट। उसकी एक वैरायटी थी मैरीलैंड मैमोथ। देखो प्रिया ने आंसर दिया, मैरीलैंड मैमोथ। ठीक है, अब देखो यानी कि ये चैप्टर से भी तुम्हें अच्छे से आता है चीजें। अब बताओ मुझे एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से यहां देखो। अगर मुझे एक C4 प्लांट है बेटा, ध्यान से सुनना, C4 प्लांट है, उसे एक ग्लूकोज बनाना है। C4 प्लांट में बेटा एक ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए। C4 प्लांट को एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आई थिंक बेटा C4 प्लांट है, किसी ने भी अभी तक आंसर सही नहीं दिया बेटा। नो, करेक्ट नहीं है बेटा प्रणव। हाँ आलिया करेक्ट है बेटा, 30 एटीपी और 12 NADPH। एक मिनट देखो, तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे। महिमा ने भी सही दिया है बेटा, मिताली ने भी सही दिया है, यशी ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, अब सब कोई कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे का। मैंने क्या बोला था, C3 प्लांट में देखो ध्यान से, C3 प्लांट में केवल और केवल बेटा कैल्विन साइकिल चलेगा। ध्यान से देखो, अभी चैट छोड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने बोला था बेटा C3 प्लांट में केवल और केवल कैल्विन साइकिल चलेगा, ओनली द कैल्विन साइकिल।
इस साइकिल में बेटा एक साइकिल में एक CO2 यूज होगा और 3 ATP और 2 NADPH खर्च होंगे। बोले हाँ सर आ गया। तो मुझे बेटा एक ग्लूकोज बनाना है तो मुझे 6 CO2 चाहिए, यानी 6 बार साइकिल चलेगा। एक साइकिल में 3 ATP खर्च, तो 6 साइकिल में बेटा कितने हो गए 18। एक साइकिल में 2 NADPH खर्च, तो 2 साइकिल में कितना हो गया बेटा 12 NADPH। ये बेटा कहानी किसकी है, C3 प्लांट की। लेकिन C4 प्लांट में बेटा 2 साइकिल एट ए टाइम चलेगा। C4 प्लांट में 2 साइकिल एट ए टाइम चलेगा। एक साइकिल का नाम होगा बेटा C4 पाथवे, C4 साइकिल, जो मीजोफिल सेल में चलेगा। और उसी टाइम बेटा एक और साइकिल चलेगा C3 पाथवे। C3 तो चलना ही चलना है, इसके एक्स्ट्रा में क्या बनेगा बेटा C4 पाथवे चलेगा। तो C4 बोलेगा मैं फ्री में क्यों चलूंगा भाई, तुम अपना समझो। C3 तुम 3 ATP खर्च करते हो, तुम्हारा अपना है, मैं फ्री में क्यों चलूंगा C4 पाथवे। तो बोलेगा तुम भी चाहोगे ATP, बोले हाँ। बोले कितने ATP, 2 ATP मैं एक्स्ट्रा लूंगा। तो C4 पाथवे 2 ATP लेगा, NADP उसे नहीं चाहिए बेटा। तो अगर एक CO2 को फिक्स करना है तो 2 बार पाथवे रन करेगा। एक बार CO2 को पकड़ेगा C4 पाथवे के थ्रू, उसमें 2 ATP खर्च होंगे। और बेटा उस CO2 को वापस से अब C3 पाथवे में जाना है, यानी कि 2 कमरे में अलग अलग पाथवे रन कर रहे हैं। पहला पाथवे C4 पाथवे है जिसमें कि 2 ATP खर्च होंगे, NADPH नहीं चाहिए। अब उस CO2 को दूसरा पाथवे C3 में जाना है बेटा, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन में जाना है, तो उसे चाहिए बेटा 3 ATP और 2 NADPH। तो अब कितना हो गया बेटा, एक CO2 को फिक्स करने में C3 को चाहिए 3 और C4 को चाहिए 2, यानी टोटल ATP कितने को गए बेटा 5। NADPH बोले C4 मुझे नहीं चाहिए, C3 का गलती है, तो C3 बोलेगा 2 NADPH चाहिए। तो एक CO2 को फिक्स करने में 5 ATP और 2 NADPH चाहिए। अब मुझे ग्लूकोज बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 CO2 आना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 × 5 30 ATP। और एक CO2 के लिए 2 NADPH था, तो 6 CO2 के लिए बेटा 12 NADPH। आगे समझ में। तो मेरे से बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो एकदम ध्यान से सीखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मुझे बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट में चलेगा। फोटो रेस्पिरेशन केवल और केवल किस प्लांट के अंदर होगा, चलो फटाफट बताओ। फोटो रेस्पिरेशन ओनली अकर्स इन विच प्लांट, ठीक है। इट इज ओनली द फीचर ऑफ बेटा C3 प्लांट, नॉट द C4। कभी भी C4 फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा बेटा, इसलिए C4 बेटर है। C4 बेटर है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता। C4 बेटा बेटर है, वो बेटा C3 के कंपैरिजन में दुगने रेट से, डबल रेट से बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, CO2 फिक्स करेगा। 1 घंटे में अगर C3 ने 100 ग्लूकोज बनाया, तो C4 बोलेगा मैं 200 बनाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा फिक्सेशन रेट तुम्हारे से डबल है। तीसरा फायदा बेटा, अगर C3 को बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए बेटा CO2, तो CO2 के लिए क्या खोलेगा बेटा स्टोमेटा। जब स्टोमेटा खोलेगा बेटा, अंदर का पानी बाहर निकलेगा, ट्रांसपिरेशन। तो माना जाता है बेटा एक CO2 जब तुम अंदर लोगे ना, तो 300 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक CO2 लेने में खर्च होगा। C4 बोलेगा नहीं नहीं, मैं क्रैंज एनाटॉमी हूं, मेरे अंदर में मीजोफिल सेल बड़ा कॉम्पैक्ट है, लूज नहीं है, मैं पानी लूज नहीं करूंगा ज्यादा। तो बोलेगा कितना करोगे, एक CO2 को लेने के लिए मैं केवल 300 वाटर मॉलिक्यूल खर्च करूंगा, तुम करते थे 600, मैं कितना करूंगा बेटा 300। तो बेटा पानी के लॉस के टर्म में C4 डबल टाइम बेटर, फिक्सेशन के रेट के टर्म में डबल टाइम्स बेटर, और बेटा फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल, 0 एमआर। लेकिन बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन उसके लिए 4 कंडीशन है। ऐसा नहीं कि ये 4 कंडीशन नहीं वो दिन भर करेगा, नहीं बेटा,
जब केवल 4 कंडीशन अप्लाई करोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ज्यादा करोगे, अगर आप O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे और CO2 के कंसंट्रेशन को घटाओगे, तभी वो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा। अदरवाइज C3 भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता। तो C3 केवल स्पेसिफिक 4 कंडीशन में ही फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है मेरे में से? तो किसी भी बच्चे को यहां तक चीजें में समझ में नहीं आ, ऐसा नहीं किसी भी बच्चे को डाउट होगा। ठीक है बेटा, लो CO2, हाई O2, हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, यही तो कंडीशन था बेटा। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया था? आपने पढ़ा था ना कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत बार बच्चे ने पूछा सर कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में डाउट है, डाउट है, डाउट है। तो मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दिया था? स्नेहल, क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? बोलो फटाफट। फोटो रेस्पिरेशन क्या करना है? स्नेहल बोलेगी। किस चीज को एक्सप्लेन करना है? ठीक है, ऑल बेटा, तो हमने 4 चैप्टर कवर किया। ऑल के लिए तुम्हें मुझे प्रीवियस जो भी वीडियो है बेटा लिंक पे देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, फोटो रेस्पिरेशन एक इफेक्ट है बेटा जिसमें से प्लांट की प्रोडक्टिविटी घटती है। ये केवल और केवल बेटा C3 प्लांट शो करेगा। C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन इवेंट बेटा शो नहीं करता। और बाकी ना मैंने अपने लेक्चर में काफी एक्सप्लेन किया है इसे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें। चलो ठीक है, यहां तक तो मेरे में से तुम्हारी कहानी ठीक है, इतना तुमने अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात। चलो अब हम लोग बेटा फटाफट आ जाएं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा। काफी टाइम हमारा निकल गया, चलो लेकिन बहुत सारी चीज हमने रिवीजन किया। चलो बेटा अब हम लोग फटाफट करते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करते बेटा, जिसका नाम है बेटा प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? प्रोटीन। याद हो जाएगा एक बार में, ध्यान से देखो। प्रोटीन का मोनोमर कौन बेटा? तो आंसर इज एमाइनो एसिड। तो ये बेटा मैंने लिखा प्रोटीन, प्रोटीन का मोनोमर आंसर इज बेटा एमाइनो एसिड। अब तुम बोलोगे सर एमाइनो एसिड कितने तरह के, कितने तरह के? तो आपका आंसर होगा बेटा, ध्यान से सुनो, अभी तुमने चैट में लिख दिया होगा 20, मैं यही चीज तो बता रहा हूं। एमाइनो एसिड है बेटा मोर देन 300। तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, हमने तो BC पढ़ा है। ध्यान से देखो कितना बेटा, मोर देन 300। लेकिन बेटा इसमें से 20 एमाइनो एसिड को हम लोग कहेंगे बेटा स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। 20 एमाइनो एसिड बेटा स्टैंडर्ड है। बोले सर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या है? जो एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, जो एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन का पार्ट बनेगा, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन। आपने जेनेटिक कोड पढ़ा था ना क्लास 12th में कि AUG ये बनाएगा, GGG ये बनाएगा, GAG ये बनाएगा। तो जो भी एमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होंगे, प्रोटीन के पार्ट होंगे, उसे मैं क्या कहूंगा बेटा? स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। और जो इन्वॉल्व नहीं होंगे बेटा उसे मैं कहूंगा नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। तो आप बोलोगे सर नॉन स्टैंडर्ड का एग्जांपल कुछ बताइएगा, तो मैं बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। जैसे तुमने पढ़ा होगा बेटा, पढ़ोगे जूलॉजी में एक वर्ड पढ़ोगे बेटा जिसे हम लोग कहेंगे यूरिया साइकिल। इसमें वर्ड आएगा बेटा ऑर्निथीन। क्या आएगा बेटा? ऑर्निथीन, याद है? और एक वर्ड आएगा बेटा सिट्रुलिन। क्या आएगा बेटा? सिट्रुलिन। अब याद करो, तुमने क्लास 12th में जेनेटिक कोड में था क्या ये एमाइनो एसिड? बोले सर ये ऑर्निथीन सिट्रुलिन तो नहीं था। तो बोलेंगे ये एमाइनो एसिड है बेटा, लेकिन प्रोटीन बनाने में, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड ना। इसी तरह से एक और आएगा बेटा गाबा, गामा एम्यूनो ब्यूटारिक एसिड। कुछ पढ़ा है न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह। तो ये तीनों बेटा बहुत अच्छे एग्जाम्पल है नॉन स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड के। बाकी बेटा जैसे कि एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन,
ये सब एमाइनो एसिड बनाने, प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा, तो क्या कहलाएगा बेटा? स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। क्लियर है? तो मेरे में से यहां तक बच्चों को क्लियर? सभी को देख लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे ने चैट में बताया बेटा। ठीक है, अब देखो सर एनसीईआरटी में 20 टाइप का दिया है, कुछ एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में 21 भी आया है बेटा, 21 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है। 21वें का नाम पूछा जाएगा, उसका नाम होगा बेटा सोलेनोसिस्टीन। सोलेनोसिस्टीन। तो तुम, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में आ गया सर कितने अमाइनो एसिड है, तो आंसर करके आना सर 20। लेकिन सर नए वाले एनसीईआरटी में तो 21 दे रखा है, तो बेटा अगर 21 है 21 भी करो, उनको आंसर देना पड़ेगा। ज्यादा बेटर है 21 कर दो, क्योंकि नए एनसीईआरटी में मेंशन है। स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड सभी के सभी ट्रांसलेशन में यूटिलाइज होकर प्रोटीन बनाएंगे। मैंने ये नहीं बोला कि ट्रांसलेशन से एमाइनो एसिड बनता है, ट्रांसलेशन से बेटा प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन में एमआरएनए आता है, राइबोसोम से जुड़ता है, अब वहां पर टीआरएनए एमाइनो एसिड लाता था, और एमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनते थे। एमाइनो एसिड नहीं बनते थे, प्रोटीन बनते थे ट्रांसलेशन में। तो जो एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में ट्रांसलेशन में यूटिलाइज होगा, उसे स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड कहेंगे। ठीक है बेटा? अब देखो 21 का रिपीट, तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, उसका नाम है 21वें एमाइनो एसिड का नाम बेटा सोलेनोसिस्टीन। और इसका फिगर भी बना रहे हैं, टेंशन मत लो, फिगर हम लोग बनाने वाले हैं सोलेनोसिस्टीन का। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ सर एमाइनो एसिड डिफिकल्ट है सर, याद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। एमाइनो एसिड बेटा 20 एमाइनो एसिड में कुछ एमाइनो एसिड को तो याद रखना पड़ेगा। बोले सर कौन कौन याद रखेंगे? काम की बात करें, बोले सर एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आसान है। आपने लाइफ में कभी मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया है क्या? बोले सर मीथेन तो बड़ा आसान है, क्लास 9th में ही तो बनाया था। बस जिस बच्चे को मीथेन आया उसका एमाइनो एसिड आ गया। बोले क्यों? क्योंकि इस मीथेन का इस सब्स्टिट्यूट फॉर्म बेटा, इस मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ही एमाइनो एसिड है। बोलेंगे सर कैसे? देखो बेटा ये कार्बन लिख दिया, मीथेन 4 वैलेंसी है बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक बॉन्ड फिक्स है बेटा, यहां हाइड्रोजन होगा, ये फिक्स है। नाम क्या बेटा? एमाइनो एसिड। एक ग्रुप फिक्स है बेटा, एसिड ग्रुप, एक ग्रुप फिक्स है बेटा, एसिड ग्रुप, और एक ग्रुप एमाइन ग्रुप फिक्स है बेटा, यानी कि बेस वाला एमाइन बेसिक पार्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक पार्ट, और ये पार्ट बेटा ये होगा आर ग्रुप। ये पार्ट बेटा वेरी करेगा, ये पार्ट बेटा फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है, केवल वेरिएबल कौन है बेटा? आर वाला। इस आर को वेरी करते जाओ और आपको 20 एमाइनो एसिड मिल जाएंगे। तो आपको क्या मैंने पहला लाइन सिखाया बेटा? मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म क्या कहलाएगा बेटा? एमाइनो एसिड। बोले क्या सब्स्टिट्यूट? मीथेन में जो 4 वैलेंसी है बेटा, एक उसमें फिक्स होगा, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन से। दूसरा उसमें ग्रुप अटैच होगा बेटा, कौन? कार्बोक्साइल ग्रुप बेटा, एसिडिक ग्रुप। और एक ग्रुप फिक्स होगा बेटा, एमाइन ग्रुप, इसलिए तो नाम है एमाइनो एसिड, एमाइन प्लस एसिडिक ग्रुप। और चौथा जो ग्रुप है बेटा ना, वो वेरिएबल होगा, वो बेटा डिफर करेगा। अलग अलग एमाइनो एसिड है, अलग अलग आर ग्रुप पाए जाएंगे। जैसे जैसे बेटा एनसीईआरटी ने बायोमॉलिक्यूल्स में 3 फिगर बनाए, हमें तो याद हो गया। ये लिखा आपने कार्बन, और इसने बनाया बेटा 1 2 3 और 4। एक उसमें फिर से फिक्स है बेटा, हाइड्रोजन होगा, एक फिक्स है बेटा, उसमें होगा कार्बोक्साइल ग्रुप, और एक ग्रुप फिक्स है बेटा जिसमें होगा एमाइन ग्रुप। और चौथा बेटा सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है बेटा, यहां पास भी आर की जगह क्या होगा बेटा? एच। सबसे सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड क्या नाम है बेटा? ग्लाइसीन। क्या नाम? ग्लाइसीन। अब ध्यान से सुनना, ग्लाइसीन में एक कायरल है बेटा, आपने पढ़ा है ना कायरल कार्बन कंपाउंड। सर कायरल कंपाउंड में होने के लिए 4 कार्बन जो 4 से जुड़ेगा बेटा, चारों डिफरेंट होने चाहिए।
लेकिन यहां देखो बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है ना, तो ये क्या हो गया बेटा ए कायरल, ये क्या हो गया बेटा ए कायरल। इसलिए ये बेटा ऑप्टिकली प्लेन पोलराइज पे डालोगे, ऑप्टिकली क्या होगा बेटा इनएक्टिव, इसको छोड़ दो। बाकी 19 अमाइनो एसिड, बाकी 19 अमाइनो एसिड सभी के सभी कायरल होंगे, सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वो प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे बेटा तो रोटेशन शो करेगा। तो केवल और केवल एक ही ए कायरल है, केवल और केवल एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन बेटा ग्लाइसिन। और सेकंड बेटा सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड, सबसे सिंपल एमाइनो एसिड का नाम पूछा जाएगा, आपका क्या नाम बेटा ग्लाइसिन। ठीक है, अब बोलोगे सर ग्लाइसिन कहाँ यूज होता होगा, कुछ बनाता है क्या, ग्लाइसिन का क्या रोल है? बोलेंगे एक तो प्रोटीन बनाएगा, और ग्लाइसिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन में हीम होता है ना, तो केवल उसमें आयरन नहीं होता, आयरन के साथ साथ और कुछ स्ट्रक्चर होते बेटा, उस स्ट्रक्चर को बनाने में कौन रोल प्ले करेगा बेटा ग्लाइसिन। तो मेरे में से सभी बच्चों को ग्लाइसिन क्लियर। अब एनसीईआरटी ने दूसरा फिगर बनाया, ये कार्बन लिया, इधर लिया बेटा हाइड्रोजन, ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, एक एसिड ग्रुप होना कांस्टेंट है। इधर बेटा ये एमाइन ग्रुप होना कांस्टेंट, ये तो फिक्स है, एमाइन एमाइनो ग्रुप एसिड। ये बेटा यहां पर अगर तुमने लिख दिया CH3 तो ये बन गया बेटा एलानिन। एनसीईआरटी में देखो है ना एलानिन का फिगर, यहां पर तुमने CH3 जोड़ा तो क्या बन गया बेटा एलानिन। तो मेरे से सभी बच्चे को ग्लाइसिन का और एलानिन का फिगर क्लियर है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहां पास बेटा जो साइड चेन है बेटा, वहां पास अगर आपने एल्कोहल डाल दिया CH2OH, एल्कोहलिक ग्रुप डाल दिया बेटा, तो इसका नाम आज से पड़ेगा सेरीन। क्या नाम है बेटा सेरीन। तो मुझे बताओ 3 एमाइनो एसिड सभी बच्चों को याद हो गए एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी में यही 3 फिगर है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट, एलानिन में एक होगा क्या बेटा मिथाइल ग्रुप, और सेरीन में बेटा अल्कोहल कंटेनिंग, देखो बेटा अल्कोहल कंटेनिंग आ गए। तो मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सभी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, 21 फिर से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, आसान है यहां तक। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करें। अब हमें स्ट्रक्चर बनाना बेटा, कुछ ऐसे एमाइनो एसिड है, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे एमाइनो एसिड है जिसमें एक एसिड ग्रुप नहीं है, 2 है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो बोलेंगे सर ये तो 2 कार्बोक्सिल है और एक ही एमाइन ग्रुप है। बोलेंगे सर 2 कार्बोक्सिलिक और एक एमाइन ग्रुप, डाई कार्बोक्सिलिक 1 एमाइन ग्रुप। ऐसे को क्या कहेंगे बेटा, फिगर बनाए हम लोग, आता है तुम्हें? ये देखो, ये मैंने बनाया कार्बन और ये बनाए 4 बॉन्ड, एक तरफ फिक्स है बेटा कार्बोक्साइल ग्रुप, एक तरफ फिक्स है बेटा H, एक तरफ फिक्स है बेटा एमाइन ग्रुप। हो गया यहां तक। चौथा बेटा यहां पर बना दिया CH2, यहां पर बनाया बेटा CH2 और यहां पर फिर से बना दिया बेटा COOH। अब मुझे बताओ एक कार्बोक्साइल 2 कार्बोक्साइल हो गए ना, इसे कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक मोनो एमिनो, 2 कार्बोक्सिलिक है और एक एमाइन है। ऐसे एमाइनो एसिड को कहते हैं बेटा एसिडिक एमाइनो एसिड। क्यों? ये एसिड ग्रुप देखो ध्यान से, ये हो गया एसिड ग्रुप, ये हो गया बेस ग्रुप, ये क्या होगा एसिडिक ग्रुप है बेटा COH एसिड, ये क्या है बेटा बेस। अब मुझे बताओ 1 मिनट, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आपके पास में 2 एसिड ग्रुप है और एक बेस ग्रुप है, ओवरऑल कैसा हो गया बेटा? तो बोले सर ये तो एसिडिक हो गया, इसलिए ये कैसा एमाइनो एसिड कहलाएगा बेटा एसिडिक। इसका नाम याद कर लो बेटा आज से, इसका नाम है, किसी बच्चे को याद है, मैंने पहले भी बताया है, इसका नाम है बेटा ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? बोले सर स्पार्टिक एसिड भी तो पढ़ा था एसिडिक एमाइनो एसिड,
बताओ स्पार्टिक एसिड क्या है। देखो स्पार्टिक एसिड दुनिया का सबसे आसान है। स्पार्टिक एसिड मेरा बन गया, बस देखो स्पार्टिक एसिड तैयार हो गया। देखो बस एक आप क्या करो, 1 मिनट, अब यार तो मैं वापस से बनाता हूं, कुछ नहीं वापस से बनाता। यहाँ देखो ये आपने कार्बन बनाया, 4 बॉन्डिंग की, दोनों बता देता हूं। ये हो गया बेटा कौन, कार्बोक्साइल ग्रुप, एसिड ग्रुप। ये हो गया बेस वाला पार्ट बेटा। इधर क्या है बेटा, H। अब देखो अगर आपको स्पार्टिक एसिड बनाना है, क्या बनाना है बेटा, स्पार्टिक एसिड, तो टोटल कार्बन होंगे बेटा 4, और ग्लूटामिक बनाना है बेटा तो टोटल कार्बन कितना होगा बेटा 5। तो एक कार्बन हो गए, दूसरा कार्बन हो गया, और मुझे 4 कार्बन वाला बनाना है, एक CH2, 3 कार्बन हो गए, और एक हो गया COH। तो ये तैयार हो गया बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये बन गए बेटा आपके स्पार्टिक एसिड। बोले सर मुझे ग्लूटामिक बनाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ग्लूटामिक बनाना है, एक और कार्बन यहां एडजस्ट कर दो, एक और कार्बन यहां पर एडजस्ट कर दो बेटा, 5 कार्बन कर दो, तो क्या बन गया बेटा ग्लूटामिक एसिड। अब मुझे बताओ कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड में। ग्लूटामिक एसिड 5 कार्बन के और स्पार्टिक एसिड 4 कार्बन के, 2 कार्बोक्साइल, 1 एमिनो, तो ओवरऑल कैसा नेचर हो गया बेटा, बोले सर एसिडिक नेचर का हो गया। क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। चलो तो हमारे पास में 2 एमाइनो एसिड है एसिडिक। अब हमें पढ़ना है बेटा 3 ऐसे एमाइनो एसिड जो कि होंगे बेटा अब मुझे 3 ऐसे एमाइनो एसिड का नाम पढ़ना है जो नेचर वाइज होंगे बेटा बेसिक एमाइनो एसिड। कैसे होंगे बेटा बेसिक। बोले सर बेसिक का मतलब, तो मैं बोलता हूं उल्टा, एसिडिक का मतलब 2 कार्बोक्साइल थे और 1 एमाइन था। देखो एक कार्बोक्साइल, 1 कार्बोक्साइल और 1 एमाइन। अगर एमाइनो एसिड में 1 कार्बोक्साइल 1 एमाइन होगा तो इसे कहेंगे बेटा न्यूट्रल एमाइनो एसिड। क्या कहेंगे बेटा न्यूट्रल। और बेटा 2 कार्बोक्साइल हो गया, 2 एसिड वाले हो गए बेटा, तो क्या हो गया बेटा एसिडिक। इसका उल्टा, 1 एसिड बेटा, इधर NH2 एमाइन, इधर भी NH2 यानी बेस वाले, तो 2 बेस 1 एसिड, तो क्या हो जाएगा बेटा बेसिक एमाइनो एसिड। तो मेरे पास 2 है एसिडिक और 3 एमाइनो एसिड है बेटा जो है बेसिक। 3 एमाइनो एसिड कैसे बेटा बेसिक, 2 एमाइन 1 कार्बोक्साइल, बाकी बच गए कितना 15, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल, 1 एसिड 1 बेस, न्यूट्रल हो गए। तो 15 एमाइनो एसिड न्यूट्रल, 3 एमाइनो एसिड बेसिक, 2 एमाइनो एसिड कैसे बेटा वो है एसिडिक। अब तुम बोलोगे सर बेसिक कौन कौन है, तो मेरा तो एग्जांपल क्लियर है बेटा, एल, अब याद कर लो बेटा इसको, LAH ला, L फॉर लाइसिन, L फॉर लाइसिन, A फॉर आर्जिनिन और H फॉर हिस्टिडीन, H फॉर हिस्टिडीन। बोले सर ये नाम कहीं पर जाना पहचाना लग रहा है, कहीं हमने पढ़ा है। मैं बताऊं कहां पढ़ा है, तुमने पढ़ा था DNA पे निगेटिव चार्ज, DNA पे निगेटिव चार्ज, सो दे विल बाइंड विद द स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हैज द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन लाइसिन एंड द अर्जिनिन। इसलिए इस प्रोटीन में क्या होगा बेटा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो क्लियर है। तो डीएनए को रैप करने में हमें कैसे एमाइनो एसिड की जरूरत है बेटा, तो बेसिक एमाइनो एसिड की, जिसमें कैसा चार्ज होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो ठीक है, अभी आ रहे हिस्टिडीन पे, अभी कहां है बहुत दूर है। ग्लाइसिन इज ए न्यूट्रल एमाइनो एसिड, करेक्ट है। 1 एसिड 1 बेस न्यूट्रल, 2 एसिड 1 बेस एसिडिक, 2 बेस 1 एसिड बेसिक। क्या है इसमें,
ठीक है, अब कहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये भी बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कहां पर पॉजिटिव होगा। अरे आसान है, ये देखो भाई, एक मिनट, क्यों होगा यार, कितना आसान है, ये ग्लाइसिन है ना, ध्यान से देखो, केमिस्ट्री का रूल, एसिड क्या करता है, तो बोलेंगे सर एसिड H+ रिलीज करता है, तो यहां से आप H+ को हटा दो, H को हटा दिया बेटा, एसिड है ना, H+ रिलीज कर दिया, तो इस पे ओवरऑल चार्ज क्या आ गया बेटा, निगेटिव आ गया, CO-। बेस क्या करता है बेटा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहां पर मैंने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, तो बन गया ना बेटा, एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, क्या बन गया, NH3+, तो बन गए ना, इधर हो गया NH3+, तो बेस वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज देगा, एसिड वाला पार्ट बेटा निगेटिव चार्ज देगा। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन में क्या थे बेटा, दो बेस वाले थे और एक एसिड वाला था, तो ओवरऑल कैसा हो गया बेटा, दो बेस, दो पॉजिटिव एक निगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गए, इसलिए वो डीएनए को रैप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेरे वजह से किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछूंगा, ध्यान से देखो, सर 20 एमाइनो एसिड है हमारे बॉडी में, सारा बन जाता है क्या खुद से, मुझे 20 एमाइनो एसिड चाहिए बेटा, स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है, प्रोटीन बनाएगा, मेरा बॉडी खुद से एमाइनो एसिड बना लेता है क्या, बोले नहीं, कुछ एमाइनो एसिड आपका बॉडी खुद से नहीं बना सकता बेटा, उसे आपको बाहर से खाने के थ्रू लेना पड़ेगा, इसे कहेंगे बेटा एसेंशियल एमाइनो एसिड, आपको फूड से, फूड डाइट से बेटा, दूध से, मिल्क से, पल्सेस से ये लेना पड़ेगा, इसे क्या कहेंगे बेटा, एसेंशियल एमाइनो एसिड। और जो बेटा आपका बॉडी खुद से बना लेगा, उसे लेने की जरूरत नहीं बेटा बाहर से, बॉडी खुद से सिंथेसाइज करेगा, अपने आप बनाएगा बेटा, उसे कहेंगे हम लोग नॉन एसेंशियल, इसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो बोलता हूं मुझे एमाइनो एसिड कितने तरह के हो गए बेटा, जो मेरा बॉडी खुद से बनाएगा, ठीक है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या हो गया, नॉन एसेंशियल। जो बेटा मैं नहीं बना सकता, मुझे हर हालत में चाहिए, तो क्या कहलाएगा बेटा, एसेंशियल। देखो याद हो गया सभी बच्चे को मेरा ट्रिक, एसेंशियल के एग्जांपल याद रखो बेटा, इल, MP, TTV, ये याद कर लो। क्या मैंने बोला बेटा, इल, MP, TTV, कितने हो गए बेटा, 8। ये 8 एमाइनो एसिड आपका बॉडी नहीं बना सकता, इसे आपको हर हालत में बाहर से लेना पड़ेगा, इसलिए क्या नाम है बेटा, एसेंशियल। इस 8 को डिकोडिफाई कर रहा हूं, I4 आइसोल्यूसिन, L4 ल्यूसिन, L4 लाइसिन, नाम सुना है ना ये सब, M4 मिथियोनिन, P4 फिनाइल एलानिन, T4 ट्रिप्टोफान, T4 थ्रियोनिन। टायरोसिन मत याद करना, इसमें टी से कंफ्यूज मत होना, तुम्हें याद है रे टायरोसिन भी था, इसी में लग देंगे क्या, तो मेरा कोड याद रखो, टायर मतलब थका, थका हुआ है बेटा, टायर्ड है, अरे थका हुआ है माइनस से तुम क्यों खाओगे भाई, और थका देगा, तो टायरोसिन जो होगा वो बॉडी हमारा खुद से बनाता है बेटा, टेंशन नहीं लो, टायरोसिन एसेंशियल नहीं है। T4 है बेटा थ्रियोनिन, T4 है बेटा ट्रिप्टोफान, और V4 है बेटा वैलिन। तो मेरे में से सभी बच्चे को एसेंशियल एमाइनो एसिड याद हो गए, इल, MP, TTV, टी में कंफ्यूज मत करोगे, टायरोसिन इज ए, टायरोसिन यहां है बेटा नॉन एसेंशियल है, वहां थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान है, क्लियर यहां तक। अब मुझे बताओ, लेकिन बेटा इन्फेंट्स में, बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये 8 तो चाहिए ही चाहिए, उनको 8 तो चाहिए चाहिए बेटा, लेकिन 2 और चाहिए, हम एडल्ट हैं 8 चाहिए, इन्फेंट्स में इस 8 के अलावा A और H 2 और एमाइनो एसिड चाहिए। ये जो बच्चा शायद, बच्चा जो होता है आह करते रहता है, A4 हो गया बेटा अर्जिनिन और H4 हो गया बेटा हिस्टिडीन, तो 2 एमाइनो एसिड इन्फेंट्स में और एक्स्ट्रा चाहिए। तो इन्फेंट्स का पूछा जाएगा तो बेटा लिख कर रहना 10, एडल्ट का पूछा जाएगा तो बेटा 8,
इसलिए आपके बॉडी में, आपके लाइफ में इसे कहेंगे बेटा सेमी एसेंशियल। सेमी मतलब हाफ, लाइफ के कुछ दिनों तक चाहिए, एडल्ट के बाद में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो मुझे बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को बेटा डाउट कोई बोलो फटाफट। आई थिंक आलिया ने सारा लिख भी दिया ऊपर में बेटा, आप देख भी सकते हो। और बेटा जो अब बच गए 20 अमाइनो एसिड थे, 10 तुमने लिख दिया, जो बाकी बेटा 10 बच गए वो बेटा क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। तो तुम्हें एग्जाम में एसेंशियल याद करके जाना है, इलेम्पेटिटिवी आ, और बाकी जो बच गया बेटा वो कहलाएगा नॉन एसेंशियल। ठीक है? इन्फेंट्स में 10। तुम्हें जो, ठीक है बेटा नितेश तुम्हें क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? नो डाउट, एक बार में सबने पिक कर लिया, अच्छी बात। चलो अब हमें करना है बेटा दूसरे अमाइनो एसिड की तरफ मूव करना है। ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आया था बेटा कि मुझे ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताइए जिसमें सल्फर होगा। बोले सर ये तो आपने पहले बता दिया है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो उसका नाम लिख करके आना बेटा सिस्टीन। क्या नाम बेटा? सिस्टीन। ये बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में दे रखा है तो याद तो करना पड़ेगा। और दूसरे का नाम है बेटा मिथियोनिन। मिथियोनिन। तो मेरा तो कोड वर्ड क्लियर है, पता नहीं तुमने कोड वर्ड बनाया कि नहीं। मेरा तो चीफ मिनिस्टर से मैंने बना दिया, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। हो गया। सिस्टीन एंड मिथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग हो गए। सीएम याद हो गया, सिस्टीन एंड मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आएगा बेटा कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग, जिसमें एरोमेटिक रिंग पाए जाएंगे, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग बेटा। तो मेरा वो भी ट्रिक याद है, मुझे वो भी याद है बेटा, उसका नाम है पी टी टी। बोले सर ये क्या है? पी फॉर फिनाइल एलानिन। फिनाइल ग्रुप याद करो ना, एरोमेटिक ही तो होता है। टी फॉर बेटा टायरोसिन, और टी फॉर बेटा ट्रिप्टोफान। टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। बड़ा काम का इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से सुनो सभी कोई। बोले सर टायरोसिन कहीं नाम सुना हुआ लग रहा है। ये टायरोसिन बेटा तुम्हारे अंदर थायरोक्सिन बनाएगा। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन बनता था T3 T4, तो उसे बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है बेटा? टायरोसिन का। इमरजेंसी हार्मोन याद आ रहा है? एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, इपिनेफ्रिन कुछ याद आ रहा है? उसे भी कौन बनाएगा बेटा? टायरोसिन। तो आएगा क्वेश्चन कि टायरोसिन कहाँ यूज होगा? तो बोले सर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनता था थायरोक्सिन वहां, और इमरजेंसी हार्मोन कौन बेटा? एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन कौन बनाएगा बेटा? टायरोसिन। बोलेगा सर ट्रिप्टोफान भी तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है। अरे ट्रिप्टोफान बनाता है बेटा क्या? ऑक्सीन हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड। तो ट्रिप्टोफान बनाएगा बेटा क्या? ऑक्सीन। और ये बेटा टायरोसिन क्या बनाएगा? लिख लो कौन कौन सा? थायरोक्सिन, और कौन बेटा? एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। क्लियर है? तो मेरे में से बच्चों सभी को क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं सल्फर कंटेनिंग में? सिस्टीन एंड मिथियोनिन सीएम से, एरोमेटिक बेटा पीटीटी, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। चलो चलो मुझे बताओ बेटा दो एमाइनो एसिड का नाम एमाइड कंटेनिंग। अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, वो भी तो एमाइनो एसिड है लेकिन एमाइड कंटेन रखते हैं बेटा, एमाइड उसमें पाया जाता है। कौन कौन बोलो फटाफट? एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। ए किसने लिखा ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन? मैंने पूछा है एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का, तो लिखती है नोरिन की ट्रिप्सिन हो गया। ये कब से हो गया भाई? ये तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हिला देगी। आंसर इज द ग्लूटामीन एंड द एस्पैराजीन। ग्लूटामीन एंड द एस्पैराजीन। ठीक है, चलो ठीक है। यानी इतने सारे एमाइनो एसिड तो याद हो गए आपको। ठीक है, क्लियर।
चलो अब हमें फटाफट देखना है बेटा कि ये एमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे कैसे और क्या बनाएंगे। बोले सर ये पहले भी आपने बताया था एंजाइम वाले में, एमाइनो एसिड आपस में जुड़ेगा। बोले सर जुड़ता है कैसे, कहां जुड़ता है? बोले सर याद करो ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के दौरान में टीआरएनए एमाइनो एसिड तो लाता था और फिर दो एमाइनो एसिड को आपस में जोड़ते तो थे। कौन सा बॉन्ड बनता था? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर आप एमाइनो एसिड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। तो देखो ये एमाइनो एसिड, ये एमाइनो एसिड, दोनों के बीच में बॉन्ड बना बेटा, कौन सा? पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बेटा डाइपेप्टाइड। क्या कहा? डाइपेप्टाइड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइपेप्टाइड? बोले सर मजाक मत करो, ये सब तो हमें आता है। ये हो गया बेटा 3 एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड। लेकिन कंफ्यूजन जान तो क्या है? पूछा जाएगा टेट्रापेप्टाइड है। बोले हाँ सर ठीक है टेट्रापेप्टाइड है, तो उसमें कितने एमाइनो एसिड होंगे? बोले वो टेट्रापेप्टाइड है 4 होंगे। और एमाइड बॉन्ड कितना होगा? इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अगर कोई टेट्रापेप्टाइड है 1 2 3 और 4 हो गया बेटा टेट्रापेप्टाइड। एमाइनो एसिड कितना है? तो बोले सर आसान है 4। लेकिन बेटा कंफ्यूजन कहाँ है? पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? तो बोलेंगे सर पेप्टाइड बॉन्ड तो 1 2 और 3 ही है। इसलिए याद रखना n-1। पेप्टाइड बॉन्ड इज n-1 where n is number of amino acid। क्लियर है? पेंटापेप्टाइड एमाइनो एसिड तो 5, पेप्टाइड बॉन्ड तो 4 ही होंगे। चलो ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक, तो हम लोग आगे फटाफट मूव करें और प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे आए। तो देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेटा ये एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड, ठीक। इसे कहेंगे बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूली फॉर्म प्रोटीन, अभी राइबोसोम ने नया प्रोटीन बनाया है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा। ये बेटा नॉन फंक्शनल होगा, कोई काम का नहीं है, बेकार है, अभी कोई काम का नहीं है, वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब इसको जरूरत है बेटा फोल्डिंग की, ये फोल्ड करेगा अपने आप को और क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हमने डिवाइड किया अल्फा और बीटा फॉर्म में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितने बेटा? 2 पार्ट, अल्फा एंड द बीटा। ये हो गया बेटा हेलिकल फॉर्म, ये हो गया बेटा हेलिकल फॉर्म। इसे क्या कहेंगे बेटा? अल्फा हेलिक्स। ठीक है बेटा, क्या फायदा बेटा? अल्फा हेलिक्स में 2 एमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 2 एमाइनो एसिड के बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, स्टेबल हुआ। बीटा प्लेटेड, ये मैंने एक बना दिया बेटा एमाइनो एसिड का चेन, जिसे मैं कहूंगा बेटा पॉलीपेप्टाइड। ये बन गया बेटा एमाइनो एसिड का एक चेन बेटा पॉलीपेप्टाइड। अब 2 चेन बेटा आपस में जुटे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्या बना बेटा? बीटा प्लेटेड। क्या बना बेटा? बीटा प्लेटेड। सेकेंडरी भी बेटा वाटर इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा बेटा? वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर दिख रहा है? पानी में डालो क्या घुल जाएगा? बोले नहीं सर नहीं घुलेगा। नेल्स पानी में घुल जाएगा? बोले सर नहीं घुलेगा। इसी को कहते हैं बेटा फाइब्रस प्रोटीन, जो पानी में डिसॉल्व ना हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बेटा एग्जाम्पल अल्फा हेलिक्स, किसी बच्चे को याद है? अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल होंगे बेटा केराटिन, नेल्स वाले बेटा। और बीटा का होगा बेटा, कोई बताओ बीटा का स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल? तो कहेंगे बेटा जो बर्ड्स में फेदर होता है ना, स्किन, वो होगा। और रेप्टाइल में जो स्किन वाला पार्ट होता है ना, वो होंगे बीटा फॉर्म। अल्फा बेटा कौन वाला हो गया? केराटिन वाले। और इधर क्या हो गया बेटा? फेदर, बर्ड्स। क्लियर है? तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं? बोले सर बताया आपने, लगभग यादें है, चीजें याद है। अब पूछेंगे बेटा सेकेंडरी में कौन कौन से बॉन्ड है? बोले सर आसान है, एमाइनो एसिड जुड़ा होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। और 2 ये बेटा कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और 2 एमाइनो एसिड आपस में जुड़े होंगे बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब बोलेंगे मेन जो स्ट्रक्चर है बेटा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एक तरह से माने, तो वो कौन है बेटा?
टर्शरी, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बेटा आपस में देखो कितना उलझा हुआ है, दिख रहा है? एनसीईआरटी में ऐसे ही तो बनाया है ना। बोले हाँ सर, क्यों फोल्ड हुआ है, क्यों फोल्ड हुआ? बोलेंगे बेटा आपस में बॉन्डिंग करना है। तो कौन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बोले बहुत आसान है। पहला बॉन्ड ध्यान से देखो, दो एमाइनो एसिड के बीच में जो बैकबोन बनेगा बेटा, बैकबोन बना, उसे मैं कहूंगा पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड। वो तो होगा ही होगा, लेकिन बेटा कुछ एमाइनो एसिड सिस्टीन वाले बेटा, ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है बेटा, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि सल्फर है। यहां देखो बेटा, यहां पर सल्फर है, यहां पर बेटा सल्फर है, दोनों के बीच जुड़ गया बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तुमने नहीं पढ़ा था जब पढ़ा था एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर, तो लाइट चेन थे, हेवी चेन था, आपस में जुटे तो थे डाइसल्फाइड से, दो सल्फर आपस में जोड़ा था। या तुमने पढ़ा होगा बेटा प्रो इंसुलिन बायोटेक में, ए चेन, बी चेन, सी पेप्टाइड, तो वहां पास भी तो थे ना डाइसल्फाइड। तो ठीक है, तो ये तुमने जो अभी पढ़ा बेटा, ये दोनों बेटा ध्यान से सुनना, ये दोनों अभी कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग होता है। अब बेटा इनके अंदर पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा वीक होगा। कैसा होगा बेटा? वीक। कुछ एमाइनो एसिड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, बोला था ना, बेसिक एमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक एमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज, आपस में बॉन्ड बनेगा, आपस में बॉन्ड बनेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। एक एमाइनो एसिड बेटा बेसिक वाला है, तो क्या होगा बेटा? बेसिक पे पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक पे क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड हो गया। द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन, कुछ एमाइनो एसिड बेटा न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है बेचारे के पास, नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं, कोई चार्ज नहीं है। बोलेगा भैया हम लोग डर से अंदर रहेंगे, क्यों? बाहर में देखो ना पानी है, तो जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है भेजो बाहर, जो पोलर एमाइनो एसिड है बाहर भेजो। हम लोग तो डरपोक है, हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, हम लोग अंदर रहेंगे और आपस में कुछ इंटरेक्शन करेंगे बेटा, इसी को कहेंगे हम लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरने वाला। जो पानी लविंग है बेटा, वाटर लविंग है, वो सरफेस पे एमाइनो एसिड पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा बेटा? सरफेस पे। तो जो पानी से डरने वाले हैं, नॉन पोलर है, बोले भैया हम लोग अंदर ही रहेंगे, और कौन सा इंटरेक्शन? एक वीक इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। क्लियर है मेरे में से सभी बच्चों को यहां तक क्लियर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि अगर आपने सेकेंडरी को, अगर आपने टर्शरी को हाई टेम्परेचर दिया, आपने बेटा उसके अंदर में हेवी मेटल्स के सॉल्ट डाले, जैसे पीबी डाल दिया, एचजी डाल दिया, तीसरा बेटा पीएच को चेंज किया, तो दिस टर्शरी स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर, denaturation. This secondary structure is also converted into the primary structure, denaturation. आधे बार जानते हो क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर डीनेचुरेशन कर दिया, हीट दिया, डीनेचर हो गए, तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा? बोले अरे कंफ्यूज मत हो, मैंने टर्शरी को और सेकेंडरी को, अभी क्वाटरनरी आ रहा है उसको भी जोड़ देता हूं, क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी, उसे मैंने हाई हीट दे दिया, हेवी मेटल्स के सॉल्ट दे दिए, यानी मैंने पीएच को बढ़ा या घटा दिया, तो ये स्ट्रक्चर टूट करके प्राइमरी में कन्वर्ट होगा। वो एमाइनो एसिड के टुकड़ों में नहीं बनेगा बेटा, वो प्राइमरी में लौट जाएगा। इस प्रोसेस को कहेंगे डीनेचुरेशन। वहां पास पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड टूटेगा नहीं बेटा, केवल वहां टूटेंगे वीक बॉन्ड, वहां पर टूटेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां टूटेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वहां टूटेगा बेटा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वीक बॉन्ड टूट जाएंगे, लेकिन एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो डीनेचुरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द डीनेचुरेशन? तो बोल के आना बेटा, टर्शरी का, सेकेंडरी का, क्वाटरनरी का, प्राइमरी में लौटना। अब मुझे बोलो, ये सब मैंने बता रखा था इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूं बेटा, ठीक है? मुझे बताओ
सभी बॉन्ड टूट जाएंगे, केवल पेप्टाइड बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि एमाइनो एसिड नहीं टूटे बेटा, प्रोटीन प्राइमरी में कन्वर्ट होगा। स्नेहल कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारे पास में प्रोटीन का चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड का चेन है, उसको जिस तरह से मन करे फोल्ड कर दो। द हाईली फोल्डेड फॉर्म इज कॉल्ड द टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या मजाक है आलिया, डाइसेकेराइड भी तो नहीं टूटता है। डाइसेकेराइड हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है, हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं। टर्शरी टू सेकेंडरी डिनेचुरेशन नहीं कहेंगे, टर्शरी का प्राइमरी में लौटना, टर्शरी का क्वाटरनरी का प्राइमरी में लौटना, सेकेंडरी का प्राइमरी में लौटना डिनेचुरेशन। क्योंकि डिनेचुरेशन में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और सेकेंडरी में नॉन कोवेलेंट तो मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? ठीक है, तो अब मुझे बताना है बेटा क्वाटरनरी। क्या बताना है बेटा? क्वाटरनरी। देखो ये बेटा आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया बेटा टर्शरी का। रस्सी देखा है ना बेटा, रस्सी लो, जितना मन करे जैसे फोल्ड करना है बेटा, फोल्ड करके फेंक दो, टर्शरी स्ट्रक्चर तैयार। लेकिन बेटा क्वाटरनरी में याद रखना है, ध्यान से सुनो, कुछ प्रोटीन होते हैं ना बेटा, कुछ प्रोटीन, उसे कहते हैं बेटा मोनोमेरिक। पहले सीख ही लो तुम अच्छे से। कुछ प्रोटीन होते हैं बेटा मोनोमेरिक। मोनोमेरिक, मोनोमेरिक कहने का मतलब बेटा उसके अंदर में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाएगा, बस एक रस्सी होगी। जैसे बेटा मायोग्लोबिन, क्या मैंने नाम दिया बेटा? मायोग्लोबिन, जो तुम्हारे मसल में पाए जाते हैं, मायोग्लोबिन। ठीक, लेकिन बेटा कुछ प्रोटीन जो होते हैं ना, वो होते हैं ऑलिगोमेरिक। ऑलिगोमेरिक, ऑलिगो का मतलब होता है बेटा फ्यू। तो यहां पर बेटा एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक रस्सी, एक और रस्सी हो सकता है बेटा, एक और रस्सी हो सकते हैं। एक से ज्यादा अगर पॉलीपेप्टाइड पाया गया, एक से ज्यादा अगर पाया गया बेटा, जैसे यहां 3 पाए गए, तो एक से ज्यादा अगर उस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड पाए गए बेटा, तो इसे मैं कहूंगा ऑलिगोमेरिक प्रोटीन। क्या कहेंगे बेटा? ऑलिगोमेरिक प्रोटीन। घर में 3 रस्सी लो, अगर केवल एक रस्सी है बेटा, तो हो गया ऐसा प्रोटीन जिसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड है, हाँ, तो उसे आप कहोगे मोनोमेरिक प्रोटीन। लेकिन एक से ज्यादा रस्सी है बेटा, जैसे हीमोग्लोबिन, नहीं पढ़ा था कि उसमें 2 अल्फा वाले होते हैं, 2 बीटा वाले पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 4 चेन है, चारों चेन आपस में जुड़ेगा और प्रोटीन बनेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया ऑलिगोमेरिक। जैसे इंसुलिन, ए चेन बी चेन दोनों मिल गए बेटा, तो एक से ज्यादा चेन हो, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो क्या कहेंगे बेटा? ऑलिगोमेरिक। एग्जांपल बताओ। बोले सर बता तो दिया आपने, हीमोग्लोबिन। क्लियर? आपने एग्जांपल तो बता दिया, इंसुलिन। क्या बताया बेटा? इंसुलिन। तो मुझे बताओ बेटा, किसी बच्चों को यहां तक कंफ्यूजन मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक? डिनेचुरेशन के प्रोसेस को कैसे स्टॉप करते हैं बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने के जगह, टेम्परेचर बढ़ाने से टूटेगा तो टेम्परेचर घटा दो, इसे कहेंगे बेटा रीनेचुरेशन। आपने पहले तोड़ दिया, वापस से आप टेम्परेचर घटा दो, पीएच को हटा दो, तो वापस से वो रीनेचर हो जाएगा, वापस से ओरिजिनल स्टेट में लौटेगा। मानसी, अब पता नहीं बेटा कहां तक तुमने पिक किया था, लास्ट में पूछ लेना बेटा ना। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या बोला? घर में रस्सी उठाओ और रस्सी को जिस तरह से फोल्ड करना बेटा, फोल्ड करके पटक दो, हो गया बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन इस बार एक से ज्यादा रस्सी लेना बेटा, एक रस्सी से काम नहीं चलेगा, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो।
जिसे नाम सुना है तुमने रुबिस्को का, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, उसमें 72 या उसके अंदर बेटा लगभग 24 पॉलीपेप्टाइड चेन होती बेटा, 24। इसलिए बेटा ध्यान रखना, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन हो जाएं तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा, ऐसे प्रोटीन को कहेंगे ओलिगोमेरिक प्रोटीन। तो अब देखो, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में ये अल्फा चेन, दिस इज अल्फा, 2 अल्फा बना दिया बेटा, और ये आपने बना दिया 2 बीटा ना। अब देखो, दिस इज अल्फा, अल्फा बीटा एंड द बीटा। तो अल्फा चेन आपस में अल्फा से बीटा से भी तो इंटरेक्ट करेगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे से भी तो इंटरेक्ट करेगा बेटा। तो सभी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे, द होल इंटरेक्शन से जो कॉन्फ़िगरेशन बना, इसी को कहेंगे बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बाय द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटरेक्ट किया, और इससे जो कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो कई सारे टर्शरी के मिलने से बन गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, मेरे में से तो किसी भी बच्चे को मेरे में से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब प्रोटीन करता क्या है बेटा, बताओ? बोले सर बहुत बता दिया, सारा एंजाइम तो इसी से बना होगा, कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। तो प्रोटीन का मेन काम एंजाइम्स तैयार करना। प्रोटीन का मेन काम बेटा जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कुछ मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये सब जो बेटा प्रोटीन होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में यही तो करते हैं। कुछ बोलेगा मैं प्रोटीन हूं, मैं कैरियर हूं ऑक्सीजन का, CO2 का, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, CO2 के ट्रांसपोर्ट में भी किसका इंपॉर्टेंट रोल बेटा, प्रोटीन का। कुछ बोलेगा मैं हार्मोन बनाऊंगा, तो प्रोटीन का एक और काम क्या हो गया बेटा, तो दे विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। कुछ बोलेगा बेटा जो पिछले साल का क्वेश्चन था, ये सेल और सेल मेम्ब्रेन पे है बेटा यहां पास स्पेशल एक प्रोटीन जिसका नाम है बेटा GLUT4। बोले बेटा तुम क्या करोगे GLUT4 भाई, तो बोले मैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराऊंगा, ग्लूकोज को अंदर लाऊंगा। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने वाला कौन है बेटा, प्रोटीन ही तो है। तो सेल मेम्ब्रेन पे जो चैनल बने होते हैं, जो पोरीन्स बने होते हैं बेटा, कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो भी क्या है, प्रोटीन ही तो है। क्लियर है? तो प्रोटीन इज अ मल्टी फंक्शनल, आपके अंदर में बॉडी का मेन स्ट्रक्चर बेटा प्रोटीन बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट का काम है बेटा एनर्जी देना, ठीक है। प्रोटीन का काम है एंजाइम तैयार करना, प्रोटीन का काम हार्मोन तैयार करना, प्रोटीन का काम कैरियर की तरफ बिहेव करना, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में। प्रोटीन का काम है बेटा वो मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेगा, कैरियर का काम करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट को बाहर से अंदर लाने में या अंदर से बाहर ले जाने में। क्लियर है? तो मेरे में से प्रोटीन में किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रोटीन फिनिश हो गया। अब मुझे बताओ जिस बच्चे को कोई डाउट है, तो मैं डाउट सेक्शन ले लेता हूं बेटा, क्योंकि अब मोहित सर भी आने वाले हैं। 12:15 हो गया, वो तो पहुंच जाएंगे, और तुम लोगों को तो 10 मिनट का ब्रेक भी चाहिए होता है। तो मुझे बताओ फटाफट कुछ डाउट्स है तो डाउट्स कर ले हम लोग, इससे पहले मोहित सर आए हम लोग कुछ डाउट्स कर ले। अगले क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट फिनिश करेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के आना कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो निदेश तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए तो बेटा क्वेश्चन पूछ लो। अगले क्लास में सभी बच्चे कार्बोहाइड्रेट पढ़ के आएंगे, तभी जल्दी होगा ना। देखो प्रोटीन आज जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि पहले से तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट था, प्रोटीन जल्दी हो गया।
तो मुझे बताओ बेटा सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कौन कौन है? चलो मैं देख ही लेता हूं। वो इज सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड। साक्षी आज बेटा क्लास नहीं है शाम में। बेटा साक्षी आप कौन से क्लास ले रहे हो शाम में? केशव तुम्हारा क्वेश्चन यार ऊपर चला गया। चलो मुझे बताओ बेटा ऐसे अमाइनो एसिड का नाम जो कि बेसिक नेचर के हैं। नेम 3 अमाइनो एसिड विच आर बेसिक इन नेचर। ग्लूट ट्रांसपोर्ट अभी तो बताया केशव। ग्लूट ट्रांसपोर्ट। 3 ऐसे अमाइनो एसिड का नाम, 2 ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताइए जो केवल इन्फेंट्स में चाहिए, बच्चों में चाहिए। उसे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। मुझे ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताइए, मुझे ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताइए जो एरोमेटिक रिंग वाले हैं। एरोमेटिक रिंग वाले। करेक्ट है बेटा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। ठीक है मुझे बताओ बेटा टायरोसिन कहाँ यूज होता है? टायरोसिन का फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टायरोसिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टायरोसिन? टायरोसिन अमाइनो एसिड का काम। करेक्ट है बेटा सभी का, फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। हाँ क्या थायराइड? थायरोक्सिन। थायराइड तो ग्लैंड है, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन बनाने में। चलो ठीक है बेटा, इतना पढ़ा है। चलो आज बहुत सारा रिवीजन भी तो तुमने कर लिया, लगभग मिनरल न्यूट्रिशन पूरा रिवाइज किया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिवाइज किया, कुछ फोटोसिंथेसिस तुमने रिवाइज किया। Not only CO2 is low and oxygen high, so sir photo respiration should always occur in the C3 प्लांट केवल और फोटो रेस्पिरेशन केवल और केवल C3 प्लांट करेगा। लेकिन अगर C3 प्लांट में सफिशिएंट CO2 है, CO2 का अमाउंट बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। ये फोटो रेस्पिरेशन तभी करेगा जब CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा और O2 का बढ़ेगा। दे विल डिपेंड ऑन द रेशियो, हाई CO2 बाई O2 रेशियो। CO2 ज्यादा O2 कम, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और पूछे? अब तो सब कुछ आता ही है, एक ही चीज मतलब लगभग सारे चीज तो याद हो चुके हैं। तो चलो आज लीव होते हैं, कल वापस से मिलेंगे तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करेंगे और लिपिड को कंप्लीट करेंगे, तो बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा। सर O2 इज एंड O3 ऑक्सीजन इज अराउंड 21%। ठीक है, लेकिन बेटा इंटरनल अंदरूनी स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, बाहर की बात में नहीं कर रहा बेटा। ये कंसंट्रेशन स्ट्रोमा में, रुबिस्को कहाँ है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या अवेलेबल है वो डिपेंड करेगा। स्ट्रोमा फ्लूइड है, उसके अंदर में डिसॉल्व फॉर्म में O2 कितना, CO2 कितना, वो रेशियो डिसाइड करेगा, ना कि बाहरी। मैं इंटरनल लेवल की बात कर रहा हूं, तुम एक्सटर्नल बोल रहे हो। ठीक है बेटा। अदिति, चलो दीप्ति,
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर से मैं 100 क्वेश्चन पूछूंगा, लगभग लगभग आज 50 प्लस क्वेश्चन तो पूछा ही था।